गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में। तो आप लोगों को याद होगा कि हम पिछले वीडियो तक के त्रुटि विश्लेषण के बारे में बता रहे थे। त्रुटि विश्लेषण एरर एनालिसिस के बारे में हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में। इसमें हम क्या क्या पढ़े थे तो एक नंबर में पढ़े थे त्रुटि 3 प्रकार के होते हैं। कौन तो पहला नंबर में बताए थे कि त्रुटि 3 प्रकार के। एक नंबर में क्रमबद्ध त्रुटि, सेकेंड नंबर में यादृच्छिक त्रुटि और थर्ड नंबर में बताए थे स्थूल त्रुटि या इसे गंभीर त्रुटि भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक तो बहुत बढ़िया से पढ़े थे। क्रमबद्ध क्या है, यादृच्छिक क्या है, स्थूल क्या है। इसका टेस्ट भी देख लिए थे कितने प्रकार के होता है। 4 प्रकार के। ये 4 प्रकार के होता है। एक होता है व्यक्तिगत त्रुटि, एक होता है यंत्रगत त्रुटि, एक होता है क्या बोलते हैं उसको, यंत्रगत सिद्धांतिक त्रुटि या प्रायोगिक त्रुटि या 4 नंबर में होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, ये वाला 3 नंबर और ये वाला 4 नंबर में होता है वातावरण परिवर्तन त्रुटि। यही 4 प्रकार पढ़े थे त्रुटि का। व्यक्तिगत त्रुटि, अंतर्गत त्रुटि, प्रायोगिक त्रुटि, वातावरण परिवर्तन त्रुटि। इस सब के बारे में भी जान लिए थे। व्यक्तिगत त्रुटि क्या है, अंतर्गत त्रुटि क्या है, प्रायोगिक त्रुटि क्या है, वातावरण परिवर्तन त्रुटि क्या है। तो व्यक्तिगत त्रुटि के बारे में बताए थे कि व्यक्ति विशेष के कारण होने वाली त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि कहलाता है। अंतर्गत त्रुटि, यंत्र में अनियमितता के कारण होने वाली त्रुटि अंतर्गत त्रुटि कहलाता है। प्रायोगिक त्रुटि, प्रायोगिक सिद्धांतों के अभाव में होने वाली त्रुटि प्रायोगिक त्रुटि कहलाता है। वातावरण परिवर्तन त्रुटि, वातावरण में परिवर्तन के कारण होने वाली त्रुटि वातावरण परिवर्तन त्रुटि कहलाता है। इस चारों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा चुके थे। इसके आगे पढ़ना है हमें, इसके आगे यादृच्छिक त्रुटि, स्थूल त्रुटि, ये उसके टाइप्स को देख ली, इसके बारे में जान लिए। 4 प्रकार का होता है। उसके बाद यादृच्छिक त्रुटि के बारे में जानेंगे। यादृच्छिक त्रुटि क्या है। यादृच्छिक त्रुटि के बारे में कल भी बताए थे, जिसका कारण हमें ज्ञात नहीं होता है यादृच्छिक त्रुटि कहलाता है। जिसका कारण हमें ज्ञात नहीं होता है यादृच्छिक त्रुटि कहलाता है, और जिसका कारण हमें ज्ञात होता है क्रमबद्ध त्रुटि कहलाता है। और ये स्थूल त्रुटि और गंभीर त्रुटि क्या है, इस सब के बारे में बात हो चुका था पिछले वीडियो में। फिर भी आप लोगों को रिवाइज करवा दे रहे हैं। ये स्थूल त्रुटि गंभीर त्रुटि कहता है। कैसे होता है, कैसे होता है। ये प्रेक्षकों की लापरवाही से होने वाली त्रुटि है। स्थूल त्रुटि और गंभीर त्रुटि प्रेक्षकों की लापरवाही से होने वाली त्रुटि है। मतलब 1 गो के जगह पे 4 गो चल गया। बदमाश है चारों बदमाश है तो त्रुटि तो करेगा, और त्रुटि इतना बिजोड़ करेगा कि पूरा लेवल को उड़ा देगा। मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी त्रुटि करेगा स्थूल त्रुटि या गंभीर त्रुटि में। मतलब प्रेक्षकों की लापरवाही से होने वाली त्रुटि स्थूल त्रुटि या गंभीर त्रुटि कहलाता है। लापरवाह व्यक्ति बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, तो यहाँ पर गंभीर त्रुटि भी कर बैठेगा। ठीक, यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। अब इसके आगे पढ़ना है। त्रुटि के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाए थे। अब हम ये जानेंगे कि किसी भी चीज़ को मापना होगा तो एक यंत्र लेंगे, यानी मात्रक एवं मापन पढ़ रहे हैं हम। मात्रक एवं मापन का एक पार्ट है त्रुटि विश्लेषण। यानी मात्रक बीमा में पढ़ लिए बहुत अच्छी तरह से पिछले वीडियो में, जो यूट्यूब पर अपलोड है मात्रक बीमा का सब वीडियो। मापन के बारे में, मापन में त्रुटि विश्लेषण एक पार्ट होता है मापन का। इसमें यदि अब किसी चीज़ को मापते हैं, मापन मतलब मापना, किसी भी चीज़ को मापते हैं तो मापिए किस चीज़ से, यंत्र से। मतलब मापन के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है, क्वेश्चन पूछ सकता है। मापन के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है, तो एक होता है यंत्र,
यंत्र चाहिए किसी चीज़ को मापने के लिए। मान लीजिए इस मार्कर की लंबाई को मापना है तो किस चीज़ से मापिएगा, किस चीज़ से मापिएगा, इसके लिए एक व्यक्ति चाहिए। क्या चाहिए? एक व्यक्ति चाहिए, मतलब प्रेक्षक। प्रेक्षक, प्रयोग करने वाला को प्रेक्षक बोलते हैं। और एक चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? यंत्र चाहिए और प्रेक्षक चाहिए। यंत्र चाहिए, यंत्र 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 मतलब नापने वाला चाहिए, और प्रेक्षक मतलब मापने वाला एक व्यक्ति चाहिए, और क्या चाहिए? यंत्र चाहिए। यंत्र एवं प्रेक्षक की आवश्यकता होती है। मापन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? यंत्र और प्रेक्षक की आवश्यकता होती है। अब हम ये बताएंगे कि यदि मान लेते हैं कि जो प्रेक्षक वहाँ पर उपस्थित है लापरवाह नहीं है, बहुत अच्छा है, अब बहुत सेंसिटिव है, बहुत बढ़िया से किसी भी चीज़ को करता है, अपने काम को अच्छी तरीक़ा से करता है और बहुत तेज है, तो बहुत कम त्रुटि करेगा, बहुत कम त्रुटि करेगा। यानी कितना कम से कम कितना त्रुटि कर सकता है? कम से कम कितना त्रुटि कर सकता है? तो जो कम से कम त्रुटि कर सकता है तो वो त्रुटि यंत्र के अल्पतमान के बराबर त्रुटि कर सकता है, कम से कम यही होगा। यानी अल्पतमान एक यहाँ पर शब्द निकल के आया, अल्पतमान। अल्पतमान, अल्पतमान क्या है? अल्पतमान क्या है? तो किसी यंत्र से मापी जाने वाली सबसे छोटा माप, किसी यंत्र से मापी जाने वाली सबसे छोटा माप उस यंत्र का अल्पतमान कहलाता है। यानी जो व्यक्ति किसी चीज़ को माप रहा है, जैसे कि छड़ है, इस छड़ के लंबाई को माप रहा है, स्केल से माप रहा है, तो ये स्केल का जो सबसे छोटा माप होगा, स्केल से मापे जाने वाले जो सबसे छोटी माप होगा, उतना कम से कम उतना त्रुटि करेगा। यदि मान लेते हैं स्केल का अल्पतमान 0.1 है, तो ये जो व्यक्ति मापेगा इस स्केल में 0.1 सेंटीमीटर का त्रुटि कर सकता है। 0.1 सेंटीमीटर का त्रुटि कर सकता है, कम से कम त्रुटि कर सकता है। ठीक, अभी अल्पतमान को अच्छी तरह से समझते हैं। आखिर अल्पतमान होता क्या है? किस चीज़ का अल्पतमान होता है? अल्पतमान किसी यंत्र का होता है। अल्पतमान किसी यंत्र का होता है। जैसे मान लेते हैं ये स्केल बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है। यहाँ पर एक यंत्र बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आप सबको पता होगा ये कौन सा यंत्र है? स्केल है। क्या है? स्केल। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है। बीच में यहाँ से यहाँ तक के बीच में यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 0.5 1.5, यहाँ पर 1.2.5, यहाँ पर 3.5, यहाँ पर 4.5, यहाँ पर 5.5, यहाँ पर 6.5, इस तरह से होगा। अब आपसे पूछेंगे कि 0 से 5 तक के बीच में कितना भाग होगा? 0 से 5 तक के बीच में कितना भाग होगा? तो 1 2 3 4 है 5 हो गई, फिर 1 2 3 4 एगो 5 हो गई, फिर 1 2 3 4 फिर एक 5 हो गई, 1 2 3 4 एक 5 हो गई, 1 2 3 4 एक 5 हो गई। मतलब 1 के बीच में 5 भाग होगा। ये 1 से 1.5 के बीच में 5 भाग, फिर 1.5 से 2 के बीच में 5 भाग। यानी 1 से 2 के बीच में कितना भाग हो गया? 5 है, 5 है, 10 भाग हो गया। यानी 1 सेंटीमीटर में कितना पार्ट कर दिया? 10 पार्ट कर दिया। यानी इस स्केल से सबसे कम माप कितना मापा जा सकता है? तो 0.1 सेंटीमीटर सबसे कम मापा जा सकता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर यहाँ पर 1 ऐसे माप सकते हैं, लेकिन 1 में कितने भाग किया है? 10 भाग किया है, तो 1/10 यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 0.1 सेंटीमीटर होगा। मतलब इस स्केल से सबसे कम माप कितना माप सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर। यानी इस यंत्र जो है, ये वाला जो यंत्र है, इसका अल्पतमान कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर किसी यंत्र का अल्पतमान उस यंत्र द्वारा ली गई सबसे छोटी माप होती है। किसी यंत्र का अल्पतमान उस यंत्र से
ली गई सबसे छोटी माप होती है। यानी अल्पतमान किसे कहेंगे? अगर किसी ने पूछा तो आपको बताना है कि अल्पतमान किस यंत्र का वह न्यूनतम, वह छोटी से छोटी माप है जो उस यंत्र द्वारा मापा जा सकता है। किसी यंत्र द्वारा मापी गई सबसे छोटी से छोटी माप उस यंत्र का अल्पतमान कहलाता है। इस यंत्र द्वारा मापी गई सबसे छोटी से छोटी माप उस यंत्र का अल्पतमान कहलाता है। उम्मीद करते हैं ये अल्पतमान समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है अल्पतमान निकालिएगा कैसे बाबू, अल्पतमान कैसे निकालिएगा? तो माप दिया रहता है, ठीक, केवल माप देगा। माप में देगा 4.2 सेंटीमीटर, 4.32 सेंटीमीटर, 4.68 सेंटीमीटर, 4.683 सेंटीमीटर, इस तरीके से 8.2642 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इस तरह से देगा 10 सेंटीमीटर। अब बोलेगा इस सब का अल्पतमान निकालिए। तो आराम से करना क्या है, ये इसका अल्पतमान निकालना है। ये माप दिया है और इस माप का अल्पतमान निकालना है। इस माप का अल्पतमान कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए 4.2 है तो 4.2 इसका अल्पतमान निकालने के लिए दशमलव के पहले एक अंक है तो आराम से एगो 0 बैठाना है। दशमलव के बाद एक अंक है तो आराम से एगो 1 बैठाना है। दशमलव के बाद 4 है तो 0.01 हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा, 0.0001 हो जाएगा, 0.00001 हो जाएगा। अगर कोई डिजिट आता है, केवल अंक आता है तो आराम से उसका अल्पतमान 1 लिख देना है, ठीक। जैसे 50 सेंटीमीटर होते तो 50 सेंटीमीटर का अल्पतमान 1, 60 सेंटीमीटर इसका 1, 7 सेंटीमीटर इसका अल्पतमान 1, 2 सेंटीमीटर इसका अल्पतमान 1, 4 सेंटीमीटर इसका अल्पतमान 1। मतलब कोई अंक आएगा सीधा, इसका मतलब उसका अल्पतमान 1 है। ये जो यंत्र से माप लिया गया है, इस माप जो यंत्र का जिस भी यंत्र से मापा गया है 4 सेंटीमीटर का, कोई भी वस्तु होगा, जो भी चीज़ है 4 सेंटीमीटर का, तो उस यंत्र का अल्पतमान 1 होगा। जिस यंत्र से 4.2 मापा गया है उस यंत्र का अल्पतमान 0.1 होगा। जिस यंत्र से 4.32 मापा गया है उस यंत्र का अल्पतमान 0.01 होगा, ठीक। ये आपका अल्पतमान है। अगर 4.0 रहेगा तो इसका अल्पतमान 0.1 हो जाएगा, 4.0 रहेगा तो इसका अल्पतमान 0.1 हो जाएगा। लेकिन केवल 4 रहेगा तो इसका अल्पतमान 1 होगा, इसका अल्पतमान 1 होगा। 4.0 रहेगा तो उसका अल्पतमान 0.1 हो जाएगा, लेकिन केवल 4 रहेगा तो इसका अल्पतमान 1 हो जाएगा, ठीक। 4.04 रहा तो इसका अल्पतमान 0.01 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। यानी बस एक शब्द में समझिए अल्पतमान निकालने के लिए करना क्या है। जैगो इधर अंक है, ये दशमलव की इधर 0 बैठाना है, श्योर है 0 बैठाना है, ठीक। दशमलव के बाद वाले अंक को गिन लेना है और लास्ट वाले में जाकर 1 बैठा देना है, बाकी सब 0। लास्ट वाला क्या हुआ, 1 2 है ना, तो लास्ट में 1 बैठाएंगे, 1 अंक है तो 1 0, 2 के बाद 3 है तो 2 को 0 के बाद 1 बैठाएंगे। फिर 4 है, 1 2 3 को 0 बैठा के फिर 1 2 3 4, फिर 4 को 0 बैठा के फिर 1, फिर 10 है तो उसका अल्पतमान 1 हो जाएगा। इस तरीके से अल्पतमान निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अल्पतमान समझ में आ गया होगा, किसी यंत्र का अल्पतमान कैसे निकालेंगे। किसी यंत्र का अल्पतमान के बराबर त्रुटि होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। किसी यंत्र के अल्पतमान के बराबर त्रुटि होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा किसी माप में ली गई सबसे कम त्रुटि हो सकती है, तो उस माप का अल्पतमान दिया रहेगा, उस माप का अल्पतमान के बराबर त्रुटि हो सकती है, ठीक। किसी यंत्र द्वारा लिया गया माप, किसी यंत्र द्वारा लिया गया माप में सबसे कम त्रुटि होने की संभावना उस यंत्र के अल्पतमान के बराबर बनी रहती है। हमेशा उस यंत्र के अल्पतमान के बराबर त्रुटि होने की संभावना बनी रहेगी। जैसे कल एक चीज़ बताए थे कि एक छड़ है, इसको मापना है, तो अगर 0.5 या 0.4 के बीच में आ गया, 4.5 या 4.04 के बीच में आ गया तो कैसे मापिएगा? तो इसमें 0.1 के लमसम में त्रुटि होने की संभावना बनी है कि नहीं बनी है? या तो 0.4 लिखिए, 4.4